तो शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। जन जन की आवाज में आज बात होगी मीटू वाले निर्माता निर्देशक साजिद खान की, जिन पर 2018 में 10 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। लेकिन आज साजिद खान बिग बॉस में ऐश कर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने साजिद खान को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने के लिए मुहिम छेड़ दी है। अब साजिद के मी टू कांड की काली परछाई बिग बॉस पर भी पड़ने लगी है। आगे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना की। पीएम मोदी भगवान भोले के सबसे बड़े भक्त हैं और भोले से लगाव के कारण ही उन्होंने अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी को चुना। और इस बार पीएम मोदी देवभूमि के दौरे पर जा रहे हैं, बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। इसके बाद बात होगी बिहार की राजनीति को लेकर चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर के नए दावे को लेकर। प्रशांत किशोर ने नीतीश पर बिहार में बीजेपी से टकराव और दिल्ली में दोस्ती का दावा किया है। और फिर बात होगी बीएचयू में बीफ को लेकर हंगामे की। बीएचयू में गौमांस से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर छात्र भड़क गए। पेपर में न सिर्फ बीफ के बारे में बताने को कहा गया, बल्कि बीफ बनाने की विधि भी पूछी गई। इस सवाल के बाद बीएचयू में सियासी पारा हाई हो। बॉलीवुड डायरेक्टर और मीटू के आरोपी साजिद खान जेल जा सकते हैं, क्योंकि यौन शोषण के आरोप में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने धारा 354, 354A और 506(2) के तहत केस दर्ज कराया है। बिग बॉस में ऐश कर रहे साजिद खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें कभी भी बिग बॉस से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने मीटू के खिलाफ एक बार फिर से अभियान छेड़ दिया है और इसी के साथ बिग बॉस 16 एक बार फिर विवादों में घिर गया है। सवाल तो शो के होस्ट सलमान खान पर भी उठने लगा है। आखिर मीटू के आरोपी और बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान को बिग बॉस 16 में जगह क्यों दी गई? शर्लिन चोपड़ा और साजिद खान विवाद काफी पुराना है। शर्लिन चोपड़ा ने साल 2018 में बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। 2018 से ही शर्लिन चोपड़ा इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। शर्लिन चोपड़ा बिग बॉस मेकर से मी टू के आरोपी साजिद को घर से बाहर करने की कई बार मांग कर चुकी है। लेकिन शर्लिन की मांग के बाद भी साजिद खान बिग बॉस में बने हुए हैं और शो के होस्ट सलमान खान भी साजिद पर लगे मी टू के आरोपों को लेकर चुप्पी साध रखे हैं। देखिए, कई दिनों से हम बिग बॉस से गुजारिश कर रहे हैं कि मी टू आरोपी साजिद खान को अपने घर से बेदखल करें, लेकिन बिग बॉस हमारी बातों को अनसुनी कर रहे हैं, हमारी पीड़ा को, हमारे अनुभव को खारिज कर रहे हैं। आज सवेरे मैंने हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को एक पत्र भेजा, जिसके चलते हमने ये अनुरोध किया उनसे कि वो बिग बॉस सीजन 16 के टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट को रद्द कर दें। आखिर शर्लिन चोपड़ा को कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शर्लिन चोपड़ा ने साजिद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शर्लिन चोपड़ा ने आईपीसी की धारा 354 यानी यौन उत्पीड़न, मारपीट, गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश, धारा 354A यानी किसी महिला पर हमला करना, उसकी इज्जत पर हाथ डालना, धारा 506(2 यानी धमकी देना। साजिद खान के खिलाफ जो मी टू एक्यूज्ड है, आरोपी है, हैबिचुअल सेक्सुअल प्रेडेटर है, हैबिचुअल मोलेस्टर है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने आई हूँ। आईपीसी सेक्शन 354, 354A, 5062 के तहत यौन शोषण के खिलाफ, क्रिमिनल फोर्स के खिलाफ और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के खिलाफ। पुलिस प्रशासन ने मुझको ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द मुझको बुलाया जाएगा मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए।
और उसके बाद मीटू एक्यूज्ड, मीटू आरोपी साजिद खान को भी बुलाया जाएगा। थाने में शिकायत के बाद साजिद खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शर्लिन चोपड़ा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी चिट्ठी लिखकर बिग बॉस के टेलीकास्ट को रद्द करने की मांग की है। बिग बॉस के टेलीकास्ट पर सवाल उठने के बाद बिग बॉस साजिद खान को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। मेकर्स अब मी टू के आरोपी साजिद खान को बिग बॉस से एविक्ट कर सकते हैं। साल 2018 में मी टू मुहिम के दौरान करीब 10 महिलाओं ने साजिद खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एसोसिएशन ने साजिद को 1 साल के लिए बैन लगा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बैन के बावजूद पीएफआई सिर उठाने की कोशिश में है। महाराष्ट्र में पीएफआई की नई साजिश सामने आई है। पीएफआई के जिहादी बैन के बाद भी संगठन को एक्सटेंड करने में जुटे हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब महाराष्ट्र एटीएस ने पीएफआई के 4 जिहादियों को पकड़ा। बैन के बाद भी पीएफआई गजवा-ए हिंद की साजिश में जुटा हुआ है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, ये कहावत पीएफआई पर एकदम फिट बैठ रही है। आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के बाद पीएफआई पर बैन लग चुका है, लेकिन पीएफआई के जिहादी कट्टरपंथी संगठन पीएफआई को अंदर खाने ही जिंदा रखने की कोशिश में है। और इसका खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र एटीएस ने पनवेल से पीएफआई के 4 जिहादियों को गिरफ्तार किया है, जो अंदर खाने भारत में आतंकी जहर का विष फैलाने की साजिश रच रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपी पीएफआई के स्टेट एक्सटेंशन कमेटी के सदस्य हैं। पीएफआई पर बैन के बाद से जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। आतंकी पीएफआई और गैंगस्टर्स की तिकड़ी को तोड़ने के लिए कुछ दिन पहले एनआईए की टीम ने देश के 5 राज्यों में 50 जगहों पर छापा मारा था। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक की पुलिस पीएफआई पर बैन के बाद से एक्शन में है और जिहादी संगठन पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी का काम जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस का हंटर मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने वाले पीएफआई के जिहादी और महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष नासिर नदवी पर चला है। एमपी पुलिस पीएफआई के साजिश का खुलासा करने के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद से प्रोडक्शन वारंट पर भोपाल लेकर पहुंच गई है। पीएफआई के ये महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष थे। गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जॉइंट के ये सेक्रेटरी भी थे। ये पीएफआई के सदस्यों की ट्रेनिंग भी कराते थे। लोगों को अलग अलग लोगों से मिलवाकर ब्रेन वॉश करके उकसाते थे असंदिग्ध गतिविधियों के लिए। जो तकनीकी साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर, पूछताछ के आधार पर जो साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर नासिर नदवी को गिरफ्तार किया है। एमपी पुलिस प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष नासिर नदवी को प्रोडक्शन वारंट पर औरंगाबाद से रिमांड पर लेकर आई है। नदवी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें भड़काता था। पीएफआई के गजवा-ए हिंद की साजिश को नाकाम करने के बाद अब पूरे देश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए पीएफआई ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। किसे मारना है, कब मारना है, कब दंगा कराना है, कब मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर भारत को दंगे की आग में झोंकना है, इसका पूरा प्लान पीएफआई तैयार कर चुका था। बिहार के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल को पूरे देश में फैलाने के लिए जिहादियों ने जो साजिश रच दी थी, उसे जांच एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। लेकिन बैन के बाद भी पीएफआई साजिशों का तार बुन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी के शिव साधना से कौन वाकिफ नहीं है। पीएम मोदी एक बार फिर से बाबा केदार और बाबा बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगाने वाले हैं।
पीएम मोदी के दौरे को लेकर देवभूमि पूरी तरह से सज गई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के बाद पीएम मोदी कई योजनाओं का ऐलान भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव साधना है बेमिसाल। व्यस्त रहने के बावजूद बाबा के दरबार में पहुंचते रहे हैं पीएम। अपनी शिव भक्ति के लिए जाने जाने वाले पीएम मोदी एक बार फिर जाने वाले हैं केदारनाथ। पीएम बनने के बाद 5 बार केदारनाथ जा चुके मोदी छठी बार बाबा के दर्शन के लिए वहां पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड जाने वाले हैं और इस दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना भी करेंगे। केदारनाथ धाम में एटीवी वाहन को वायुसेना के भारी मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर में पहुंचाया गया है। ये वही वाहन है जिसमें सवार होकर प्रधानमंत्री केदारपुरी का दौरा करेंगे। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कितनी बार केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए हैं और अपनी इन यात्राओं के दौरान उन्होंने क्या-क्या किया है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ गए थे। 3 मई 2017 केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा की। 19 अक्टूबर 2017 केदारनाथ धाम में दर्शन पूजा, कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास। 7 नवंबर 2018 दीपावली के दिन केदारनाथ धाम के दर्शन किए, पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा लिया। 18 मई 2019 लोकसभा 2019 का चुनाव प्रचार खत्म होने के अगले दिन केदारनाथ पहुंचे, गुफा में ध्यान लगाया। 5 नवंबर 2021 कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। इस तरह पीएम मोदी 2017 से लगातार केदारनाथ जाकर बाबा का आशीर्वाद लेते रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 90 के दशक में केदारनाथ धाम की यात्रा की थी। उस समय उन्होंने केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी स्थान पर योग साधना की थी। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। पीएम मोदी अपने उत्तराखंड दौरे पर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो करीब 9 बजे केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री का आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर भी जाने का कार्यक्रम है। अपनी इस यात्रा के दौरान वो मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ से चलकर करीब 11:30 बजे बद्रीनाथ पहुंचेंगे और वहां मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना। 9 बजे केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर भी जाने का कार्यक्रम। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा। 11:30 बजे बद्रीनाथ पहुंचकर मंदिर में दर्शन पूजन। केदारनाथ में बनने वाला रोपवे 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरी कुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा। इससे इन दोनों स्थानों की यात्रा का समय आधा घंटा ही रह जाएगा। अभी इस यात्रा में 6 घंटे से अधिक का समय लगता है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की थी और उसके पहले काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। दिसंबर 2021 को हुए उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका था और उसके करीब 1 महीने पहले नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने केदारनाथ में बाबा भोले की पूजा अर्चना की थी। अब पीएम एक बार फिर केदारनाथ का रुख करने वाले हैं और उनके दौरों के बाद लगातार बदल रही केदारनाथ धाम की तस्वीर उनके ताजा दौरे के बाद और भव्य हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पीएम मोदी केदारनाथ दौरे पर जाने वाले हैं, ऐसे में वहां तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस वक्त वहां पर स्नोफॉल हो रही है और पीएम मोदी कल वहां जाने वाले हैं। हमारे संवाददाता मयंक राय क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनवाते हैं। भगवान शिव के सबसे बड़े धामों में से एक केदारनाथ जी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनके आने से पहले
यहाँ पे इस समय जम के बर्फबारी हो रही है और मंदिर के जो साज सज्जा का काम है वो चल रहा है। लगातार मंदिर को जो सजाने का काम है, कई टन फूलों से मंदिर को सजाने का काम किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी शाम में जा रहा है, एक बार दिखाएं हमारे दाहिनी तरफ कि लगातार जो साज सज्जा का काम है वो चल रहा है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ जी से विशेष लगाव रहा है और वो हमेशा कोशिश उनकी यही रहती है कि किसी तरह वो केदारनाथ पहुंचे। और इस बार वो मौका एक बार फिर से बना है कि पीएम मोदी केदारनाथ आ रहे हैं और केदारनाथ के बाद वो बद्रीनाथ को भी जाएंगे। बद्रीनाथ जी में भी उनका कार्यक्रम है। 2013 की आपदा के बाद जो केदारपुरी को फिर से संवारने का काम शुरू हुआ वो निरंतर जारी है। और हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे ये आस्था पथ है जिसका कल यहाँ पे प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। और साथ में जो एक यहाँ पे पानी का टैंक स्पेशली बनाया गया है कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको कम से कम जो गर्म पानी है वो उपलब्ध हो। ये हमारे ठीक पीछे वो पूरा टैंक है और इसमें गर्म और ठंडे दोनों पानी की व्यवस्था। पानी अमूमन यहाँ ठंडा रहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले आप देख रहे हैं बर्फ की सफेद चादर से किस तरह से केदारनाथ धाम ढका हुआ है और वहां पर जो फूलों की साज सज्जा है उससे वहां की रौनक कहीं ज्यादा पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। आंध्र प्रदेश में सियासी फिजा बदलने वाली है। सीएम जगन मोहन की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी टीडीपी के बीच एक बार फिर से सुगबुगाहट की आहट सुनाई देने लगी है। चंद्रबाबू से जनसेवा पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण की मुलाकात के बाद आंध्र में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। आंध्र प्रदेश की राजनीति अचानक करवट लेने लगी है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस यानी सीएम जगन मोहन रेड्डी के एक छत्र राज को खत्म करने के लिए अब धुर विरोधियों के बीच सियासी खिचड़ी पकने लगी है। आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन की हवा उड़ने लगी है। और राजनीतिक पंडितों की माने तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के एक छत्र राज को ध्वस्त करने के लिए टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी अब राजनीति में नए रास्ते तलाशने लगे हैं। कुछ हद तक चंद्रबाबू की तलाश पूरी होती हुई दिख भी रही है। जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण की चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद अब राजनीतिक गलियारे में ये हवा तेजी से बहने लगी है कि आंध्र प्रदेश में एक बार फिर से 2014 जैसा गठबंधन रूप लेता हुआ दिख रहा है। 2014 का लोकसभा चुनाव आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेवा और बीजेपी गठबंधन ने एक साथ लड़ा था। लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी से खटपट बढ़ने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बनाने पर अड़े सीएम जगन मोहन और अमरावती में सरकार के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से जगन सरकार के खिलाफ विरोधियों को एकजुट करने में जुट गए हैं। साल 2020 में 3 राजधानी बनाने को लेकर जगन सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया था, लेकिन विरोध के बाद उसे वापस ले लिया और इस बार मॉनसून सत्र में जगन ने एक बार फिर 3 राजधानी बनाने पर जोर दिया है और इसके बाद से ही उनके खिलाफ किसानों का गुस्सा भड़क गया है। अब किसानों के इस गुस्से को चंद्रबाबू नायडू भुनाने में जुटे हैं। अगर बात करें 2019 के चुनाव में तीनों के वोट शेयर की तो बीजेपी, टीडीपी और जनसेना को 46% वोट मिला था। टीडीपी को 39.59%, जनसेना को 6.30% और बीजेपी को करीब 1% वोट मिला था।
और अब तीनों पार्टियां एक बार फिर से एक साथ आने के लिए बेचैन हैं। बीजेपी आंध्र प्रदेश में अपने दायरे को बढ़ाना चाहती है। वो तभी मुमकिन होगा जब वो किसी क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और जगन मोहन रेड्डी का पीएम मोदी से रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के मामले में वो बीजेपी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ऐसे में बीजेपी टीडीपी और जन सेवा के साथ गठबंधन कर जगन मोहन की जीत को रोक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 2024 के चुनावों से पहले कुछ नए सियासी समीकरण बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ बिगड़ेंगे भी।